प्यारे बच्चों, आज हम जिस चैप्टर पर चर्चा करेंगे वो चैप्टर यहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिख दिया गया है उस पॉइंट को, उस चैप्टर को, और एक एक बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा करते जाएंगे। तो आज का जो चैप्टर शुरू करते हैं वो चैप्टर है व्यापार के अंतर्गत व्यापार के प्रकार। व्यापार को कितने भागों में बांटा गया है, इसके कितने प्रकार हैं, या कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है व्यापार को, उसके बारे में आज समझेंगे। तो आइए चलते हैं चैप्टर की ओर। व्यापार के प्रकार यहाँ पर पहला जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, देशी व्यापार या आंतरिक व्यापार। देशी व्यापार का मतलब होता है अपने ही देश के भीतर या अपने ही राष्ट्र में वस्तुओं का बेचना या खरीदना, या उसी को क्रय विक्रय, या यहाँ का जो क्रेता या विक्रेता उसी देश का ही होता है, बाहर का नहीं होता, दूसरे देश का नहीं होता। इसके खरीदने बेचने वाले या क्रय विक्रय करने वाले या उत्पादक जो होता है या भोक्ता जो होता है, ग्राहक होता है, वो उसी देश उसी राष्ट्र का होता है। इसीलिए इसको आंतरिक व्यापार भी कहा जाता है। इसका जो आयात और निर्यात जो होता है उसी देश के भीतर होता है। तो ऐसे व्यापार को देशी व्यापार या आंतरिक व्यापार कहा जाता है। देशी व्यापार या आंतरिक व्यापार में अलग अलग भागों में इसको विभाजित किया गया है। जैसे कि यहाँ पर पहला जो दिया है मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर यहाँ पर दिया है पहला ए जो दिख रहा है आपको, थोक व्यापार, और दूसरा यहाँ पर बी जो दिख रहा है वो है फुटकर व्यापार। थोक व्यापार में क्या होता है, या थोक व्यापार ऐसे व्यापार को कहा जाता है। थोक व्यापार का एक बड़ा चैप्टर आपकी पुस्तक में आगे दिया हुआ है विस्तृत रूप से, उसको बाद में समझेंगे। तब तक इसके भूमिका या इसके बारे में इंट्रोडक्शन अभी जान लेते हैं। थोक व्यापार या थोक व्यापारी ऐसे व्यापार होता है जिसमें उत्पादक से कोई भी माल जो है वो खरीद लेता है और खरीदने के बाद वो अपने गोदामों में संग्रह करके रख लेता है। गोदामों में संग्रह कर लेने के बाद में धीरे धीरे वो फुटकर जो व्यापारी है या फुटकर व्यापार के अंतर्गत उसको विक्रय करता है। कुछ एडवांस लेकर या कुछ अग्रिम राशि प्राप्त करके वो फुटकर व्यापारियों को माल या उस वस्तु की बिक्री करते रहता है। इनका जो संबंध होता है वो सीधा किससे रहता है, उत्पादक से होता है या निर्माता से होता है। जहां से वस्तु का निर्माण होता है वहीं से इनका संपर्क रहता है और उन्हीं से ये वस्तु कम दामों में खरीद कर आगे फुटकर व्यापारियों को देने का काम करता है। ये है थोक व्यापार के अंतर्गत। इसके बाद में आ जाता है फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापारी या फुटकर व्यापार में क्या होता है, ये जो व्यापार के अंतर्गत थोक व्यापारी से थोड़ी थोड़ी मात्रा में, फुटकर व्यापारी जो होता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल या वस्तु को क्रय करता है और उसके बाद में ये उपभोक्ताओं को या ग्राहकों को बेचने का काम करता है।
उपभोक्ताओं को जब फुटकर व्यापारी माल बेचता है तो वो नगद राशि प्राप्त करके वो उस माल को या उस वस्तु को देता है, और वो खुद फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से कुछ अग्रिम राशि देकर प्राप्त करता है माल को। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तु प्राप्त करना और उपभोक्ताओं तक के उस वस्तु को पहुंचाना, जैसे कि फेरी वाला है या बहुसंख्यक दुकान है या ठेले में बेचने वाला जो वस्तु बेचते हैं, ऐसे बेचने वाला कोई भी व्यापारी होता है, दुकानदार होता है, वो फुटकर व्यापार के अंतर्गत आता है। इसके बाद में दूसरा जो आता है क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको स्थानीय व्यापार, स्थानीय व्यापार, प्रांतीय व्यापार और सी अंतर प्रांतीय व्यापार। तो आइए समझते हैं कि स्थानीय व्यापार क्या है। स्थानीय व्यापार में क्रेता विक्रेता, खरीदने बेचने वाला जो होता है वो स्थानीय स्तर यानी कि शहर नगर या गांव के रहने वाले होते हैं, आसपास के रहने वाले होते हैं, या जिले के भीतर निवास करने वाले होते हैं, और ये वस्तु या माल को प्राप्त करते हैं। जैसे कि अभी फुटकर के अंतर्गत आपको बताया कि फेरी वाला है या ठेले में या घूम घूम कर जो बेचने वाला जो होता है, ये स्थानीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में या शहरों में डोर टू डोर जाकर उस वस्तु को बेचने का काम करते हैं स्थानीय स्तर पर। ये स्थानीय व्यापार कहा जाता है। इसके बाद में दूसरा जो आता है वो है प्रांतीय व्यापार। प्रांतीय व्यापार में होता है कि उसी प्रांत, जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ है या मध्य प्रदेश है, तो छत्तीसगढ़ के जितने भी जिला या छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसके भीतर ही, उसके ही सीमा क्षेत्र के अंतर्गत जो व्यापार किया जाएगा या जो क्रेता या विक्रेता होता है या जो उत्पादक होता है वो उसी प्रांत या उसी राज्य का होना चाहिए। उसी प्रांत के भीतर क्रय विक्रय या उसका जो व्यापार का क्षेत्र है, उनका व्यापार का सीमा क्षेत्र उसी प्रांत के अंतर्गत होना चाहिए, उसी को प्रांतीय व्यापार कहा जाता है। इसके बाद में अंतर प्रांतीय व्यापार। अंतर प्रांतीय व्यापार में, अंतर प्रांतीय व्यापार के अंतर्गत ऐसे व्यापार को कहा जाता है जिसके अंतर्गत एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, एक प्रांत से दूसरे प्रांत या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर वस्तुओं को बेचने का, क्रय विक्रय करने का, या इनका जो क्रेता विक्रेता जो होता है वो एक प्रांत से दूसरे प्रांत, जैसे कि मध्य प्रदेश एक प्रांत है और छत्तीसगढ़ है या राजस्थान है, तो मध्य प्रदेश का कोई भी व्यापारी है वो राजस्थान में वस्तु को बेच सकता है, या राजस्थान की कोई भी निर्मित वस्तु को छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में बेच सकता है। तो ऐसा जो व्यापार होता है अंतर प्रांतीय व्यापार कहा जाता है। इसके बाद में आइए चलते हैं, दूसरा जो आता है वो है व्यापार के प्रकार के अंतर्गत दूसरा विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार से इसका अर्थ यही समझ आ रहा है कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र या एक देश से दूसरे देश, इनका जो क्रेता या विक्रेता या खरीदने या बेचने वाला जो होता है वो
अलग अलग देश के होते हैं, अलग अलग राष्ट्र के होते हैं। जैसे कि क्रेता अगर भारत का है तो विक्रेता जापान का, या क्रेता जापान का है तो विक्रेता जो होता है वो पाकिस्तान का या भारत का होता है। तो ऐसे अलग अलग राष्ट्रों में जाकर वस्तुओं की क्रय विक्रय या बेचने की जो क्रिया होती है एक देश से दूसरे देश, इसी को विदेशी व्यापार कहा जाता है। विदेशी व्यापार में हम ज्यादा देखते हैं तो आयात निर्यात की प्रक्रिया ज्यादा देखने को मिलता है, एक देश से दूसरे देश भेजने का। तो इसको विदेशी व्यापार को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पहला जो है आयात व्यापार, दूसरा जो है निर्यात व्यापार और तीसरा पुनर्निर्यात। तो आइए इस पॉइंट को समझते हैं। विदेशी व्यापार के अंतर्गत आयात व्यापार, आयात व्यापार मतलब होता है किसी भी देश से निर्मित जो माल होता है उसको मंगाना, आयात करना। अपने देश में वो वस्तु अगर नहीं है या अपने देश में उस वस्तु की कीमत ज्यादा होती है तो दूसरे देश के कोई भी उत्पादक है वो आकर दूसरे देश में उस वस्तु को बेचने का काम या भेजने का काम करते हैं और उनका जो क्रेता होता है वो दूसरे देश का होता है। तो इस प्रकार से किसी भी देश से कोई भी माल मंगाया जाता है वो आयात व्यापार कहलाता है। दूसरा जो आता है वो है निर्यात व्यापार। निर्यात व्यापार मतलब दूसरे देश में माल को भेजना। उस देश में अगर कोई उस वस्तु का उत्पादन, जैसे कि हमारे भारत में चाय का उत्पादन अच्छा होता है तो ब्रिटेन चाय या अमेरिका, हमारे देश में चावल की खेती अधिक होती है तो उसका निर्यात बाहर के देशों में किया जाता है। बाहर के देशों से बड़े बड़े उपकरण, मशीन वगैरह हमारे देश में मंगाया जाता है, ये आयात। तो इस प्रकार से आयात निर्यात व्यापार जो होता है एक देश से दूसरे देश, और इससे एक सहयोग की भावना, मित्रता की भावना बनता है। तीसरा जो है पुनर्निर्यात। पुनर्निर्यात का मतलब होता है कि जैसे दूसरे देश से वस्तु मंगाना और फिर दूसरे देश को बेच देना। पुनर्निर्यात जैसे कि भारत अगर जापान से कोई भी वस्तु मंगाता है और मंगाने के बाद में उसको पाकिस्तान को बेच देता है तो ये पुनर्निर्यात हुआ। जापान से जैसे कि भारत वस्तु मंगाया, माल मंगाया और उसके बाद में उस माल को पाकिस्तान में बेच देता है या भेजता है, पाकिस्तान वाले मंगाता है तो भारत उस वस्तु को, जापान के द्वारा मंगाए हुए वस्तु को पाकिस्तान में भेज देता है। तो ये पुनर्निर्यात। तो इस प्रकार से अभी आपको सारे पॉइंट एक एक करके समझाया गया। इसके बाद में व्यापार के प्रकार जितना भी अभी समझाया गया, आगे फिर इसी के अगले चैप्टर में व्यापार के अंतर्गत और चलते हैं। महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है व्यापार के सहायक। व्यापार के सहायक मतलब व्यापार के बाधाओं को दूर करना या व्यापार में सहायता प्रदान करना या व्यापार में सहयोग प्रदान करना। ऐसे बहुत सारे प्रक्रियाएं जो होती है जो पल पल में व्यापार के लिए सहायक होता है। इनके बिना या इनकी कमी होने से एक व्यापार की वृद्धि संभव नहीं है, या एक व्यापार को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, या एक व्यापार में वृद्धि नहीं की जा सकती। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एक व्यापार
को आगे बढ़ाने के लिए उनके सहायक, जितना भी व्यापार आगे बढ़ेगा उसमें जो सहयोग, महत्वपूर्ण योगदान जो रहेगा वो है व्यापार के सहायक का। तो आइए चलते हैं कौन कौन से व्यापार के सहायक प्रक्रियाएं या सहायक तत्व हैं जो उस व्यापार को आगे बढ़ाने या उनमें सहयोग प्रदान करने के लिए। तो पहला जो है परिवहन, व्यापार के सहायक में पहला परिवहन आता है। परिवहन के अंतर्गत जैसे कि 3 प्रकार से परिवहन के साधन, थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, इस प्रकार से 3 परिवहन के या यातायात के प्रमुख जो साधन होते हैं, उन साधनों के आधार पर क्रेता या विक्रेता या उत्पादक या उपभोक्ता के बीच की जो दूरी, स्थान की दूरी हो, समय की बचत हो, ये सारी चीजें को कम करता है परिवहन। तो परिवहन में जैसे कि अभी बताया कि थल के अंतर्गत जैसे कि रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, इनके द्वारा टैक्सी के माध्यम से या ऑटो के माध्यम से या ट्रकों के माध्यम से कई प्रकार के उत्पादित माल को लाना ले जाना या कच्चा माल को लाने ले जाने का काम परिवहन साधनों के माध्यम से ही किया जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है जल मार्ग। जल मार्ग के अंतर्गत बड़े बड़े जहाज, स्टीमर या नाव के माध्यम से व्यापार किया जाता है या वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है और उपभोक्ताओं तक के उस वस्तु को पहुंचाया जाता है। ऐसे परिवहन साधन। इसके बाद में जो आता है परिवहन के अंतर्गत वायु मार्ग के द्वारा कई प्रकार के जो फ्लाइट, एयर इंडिया के माध्यम से बहुत सारे निजी और शासकीय जो वायुयान से भी बहुत सारे वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है, एक देश से दूसरे देश या एक स्थान से दूसरे स्थान। तो इस प्रकार से परिवहन साधनों के कारण या परिवहन साधनों के सहयोग से व्यापार फलता फूलता है। उसी प्रकार से दूसरा जो है संचार के साधन। परिवहन के साथ साथ संचार के साधन भी बहुत महत्वपूर्ण साधन है व्यापार के लिए। कोई भी वस्तु निर्मित होता है तो उनके लिए प्रचार प्रसार करना हो या उनकी जानकारी देना हो, जैसे कि टेलीफोन के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से या डाक के माध्यम से या तार के माध्यम से उस वस्तु की जानकारी उपभोक्ताओं को या फुटकर या थोक व्यापारी या क्रेता या विक्रेता तक के पहुंचाया जाता है। तो संचार के साधन भी एक महत्वपूर्ण सहायक के रूप में कार्य करता है। तीसरा जो होता है वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं चाहे वो संस्थागत वित्त हो या कोई भी निजी वित्तीय व्यवस्था हो, जैसे कि बैंकिंग, व्यापारिक बैंक है या वित्तीय संस्थाएं हैं या कोई भी निगम है, उनके द्वारा व्यापार के लिए ऋण की व्यवस्था या ऋण प्राप्त करना, जिससे एक व्यापार के लिए बड़ी राशि प्राप्त हो जाती है। तो वित्तीय संस्थाएं भी समय समय पर सहयोग प्रदान करती है व्यापार को और उस व्यापार को आगे बढ़ाने का कार्य होता है। और एक व्यापारी बड़े लगन और निष्ठा से फिर अपने व्यापार को आगे बढ़ाता है। फिर उसके बाद में व्यापार के सहायक में आता है बीमा। बीमा का क्षेत्र भी बहुत बड़ा कार्य करता है
जोखिम, व्यापार जब किया जाता है तो उसमें जोखिम रहता है, रिस्क रहता है, और इसलिए बीमा जो होता है वो उसकी क्षतिपूर्ति राशि प्रदान कर देता है, जिससे एक व्यापारी या एक व्यापार में उनको लाभ मिल जाता है, क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त कर लेता है और उस क्षतिपूर्ति राशि से अपने जो व्यापार को संभाल लेता है और फिर से उस व्यापार को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। तो वैसे भी बीमा कई प्रकार की, जैसे कि दुर्घटना बीमा है या अग्नि बीमा है या सामुद्रिक बीमा है, बाहर से वस्तु मंगाया जा रहा है जहाज से, जहाज के डूब जाने से, या ट्रक से मंगाया जा रहा है तो उसका दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, या कोई भी माल जब मंगाया जाता है या गोडाउन में रहता है तो आग लग जाना, ऐसे बहुत सारे बीमा एक व्यापारी या व्यापार के अंतर्गत करा दिया जाता है और उसकी निश्चित प्रीमियम का भुगतान उस व्यापारी या उस व्यापार के अंतर्गत दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से बीमा भी व्यापार का प्रमुख सहयोग करता है। इसके बाद पांचवा जो आता है विपणन। विपणन जैसी कि कोई भी वस्तु निर्मित होती है तो उनकी जानकारी विज्ञापन के माध्यम से होता है, तो विज्ञापन के माध्यम से उस वस्तु की जानकारी हो जाती है। उसके बाद में उस वस्तु को और ग्राहकों या उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए विपणन कार्य होता है, एजेंट के माध्यम से या किसी भी कंपनी के किसी भी व्यक्ति के द्वारा उस कार्य को सौंप दिया जाता है और उनको उपभोक्ताओं तक के या किसी अन्य व्यापारी तक के पहुंचाने का जो कार्य होता है वो विपणन के अंतर्गत होता है। उस वस्तु की प्राप्ति तक या उनकी मांग, किसी भी वस्तु जब उत्पादन होता है तो उसकी पूर्ति करने के लिए या उनकी मांग उपलब्ध कराने के लिए ये बीच का जो कार्य करता है वो विपणन होता है। तो व्यापार में कोई भी वस्तु की जानकारी देना, उस तक के पहुंचाना, ये विपणन भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो आज हमने देखा कि व्यापार किस प्रकार से कार्य करती है, व्यापार के कौन कौन से प्रकार हैं, किस प्रकार से व्यापार किया जाता है और व्यापार में कौन कौन से सहायक तत्व है, उसके बारे में आज आपको जानकारी बताया। अगले महत्वपूर्ण बातों पर अगले पीरियड में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।